हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया चल रही होगी। आज ये वीडियो है जो यंग एडवोकेट्स होते हैं प्रैक्टिस में हैं। इसमें आप क्या क्या ऐसी गलती कर सकते हैं अपने दावे में जो आपका दावा रिजेक्ट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, निरस्त कर सकता है जब आप उसको एडमिशन कराने जाते हैं कोर्ट में। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो आपको याद रखने होंगे, जो आपको हर दावे में, सिविल के दावे में याद रख होने चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे भी गलती हो जाती है कोर्ट में। तो मैं वो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमारे इस पॉइंट्स पर याद रखिएगा। और भी ऐसे लॉ के रिगार्डिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लॉ की नॉलेज के लिए। अब आते हैं वीडियो पे, जो कि है जब दावा आप कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं। क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं? पहला आपका होता है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए आपके दावे में। बिना कॉज ऑफ एक्शन के वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कॉज ऑफ एक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि आपका कोई एक कारण होना चाहिए। कैसा कारण? एक प्लेंटिफ, एक डिफेंडेंट होता है। आप प्लेंटिफ हैं, आपने कोई दावा लाए हैं, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इशू है, आपका कोई टेनेंट है, उसको आप खाली करवा रहे हैं और उसको नोटिस देंगे, वो खाली नहीं करता है, तब आप कोर्ट में आएंगे। आपका दावा होगा कि मुझे अपने टेनेंट को खाली कराना है, अपने प्रॉपर्टी से निरस्त करना है। उसके लिए आप अपने दावे में उस नोटिस की कॉपी, उसकी डेट, वो सब आप अपनी मेंशन करेंगे। ये आपका कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो होगा, जो आप वैल्यूशन, जो आप प्रॉपर्टी लाए हैं, जिस प्रॉपर्टी का इशू है, डिस्प्यूट है, उसमें आप उसकी वैल्यूशन भी करेक्ट मेंशन करेंगे। और आप उसकी वैल्यूशन करेक्ट मेंशन नहीं करते हैं तो आपका दावा निरस्त किया जा सकता है। उससे पहले कोर्ट आपको टाइम देगी उसका वैल्यूशन करेक्ट करने के लिए। उस टाइम पीरियड में आप वैल्यूशन नहीं करेक्ट करते हैं तो आपका दावा निरस्त किया जा सकता है। वैल्यूशन का मतलब हो सकता है मूल्यांकन। जो आपका दावे का मूल्यांकन होगा, प्रॉपर्टी का होगा, वो आपको सेम एज इट इज़ मेंशन करना होगा। जैसे कि मानते हैं कोई प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें आप प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वैल्यूशन जो है 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको उसको 1 लाख की लिखना होगा अपने दावे में। ये है वैल्यूशन। जो तीसरा पॉइंट है वो है कोर्ट फीस का। जो कोर्ट फीस है उस वैल्यूशन का जो अमाउंट जो है प्रॉपर्टी का, उसी की कोर्ट फीस आपको उसमें मेंशन करनी होगी, लिखनी होगी, जितनी भी उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकल रही है। अगर आपने कोर्ट फीस भी सही मेंशन नहीं की है, सही अटैच नहीं की है, सबमिट नहीं की है, उसमें भी कोर्ट आपको टाइम देगी कि आप उस कोर्ट फीस को करेक्ट करके उसको रीसबमिट कर सकें। अगर आप वो भी नहीं करते हो तो आपका दावा फिर से निरस्त किया जा सकता है। कोर्ट फीस
वैल्यूएशन की कोर्ट फीस कैसे निकालनी है, हर प्रॉपर्टी की हर अमाउंट पे सबकी कोर्ट फीस अलग अलग होती है। अब इसको कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए कोर्ट फीस अधिनियम है, कोर्ट फीस की बुक आती है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, उससे आप निकाल के वैल्यूएशन सही कर सकते हैं, अपनी कोर्ट फीस भी सही अटैच कर सकते हैं। अब जो थर्ड आता है वो आता है हमारा दावा। जो आप दावा है, प्लेंट है, उसको 2 कॉपी में सबमिट करना होता है। जो आपकी फ़ाइल आप बनाते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, प्लेंट है, उसकी आपकी 2 कॉपी होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा फाइल केस का। अगर आप दावे की 2 कॉपी नहीं करते तो उसके बाद निरस्त किया जा सकता है, उसमें भी आपको टाइम मिलेगा। इससे इतना कोई बड़ी बात नहीं कि आपको अपने बार एडमिट कर दिया तो उसका आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको भी टाइम मिलेगा। पर कोशिश करिए कि बार बार टाइम लेने से आपका केस का डिले ज़्यादा होता है, इसीलिए आप कोशिश ये कीजिए कि फर्स्ट में ही आपका हो जाए। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जो सिविल प्रक्रिया होती है, सिविल केसेस होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, लंबे चलते हैं। तो इसमें अगर आप दावे की 1 कॉपी भी मेंशन करेंगे तो वो हो सकती है पुरानी होती है, फट सकती है, वो आपका पढ़ने में नहीं आएगा। इसीलिए दावे की 2 कॉपी रखी जाती है उसी फाइल में, कि जो फर्स्ट कॉपी है उसको फट जाती है, कुछ भी होता है, तो आप दूसरी कॉपी से आप उसमें आप कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। उसके लिए जो दावा होता है उसकी डिट्टो सेम कॉपी होती है, उसमें ऊपर लिख दिया जाता है डुप्लीकेट कॉपी, वो फाइल में ओरिजिनल दावे के साथ अटैच्ड होती है। ये चीज़ है। अब जो आपका है आखिरी, वो है डिफेंडेंट को जो कॉपीज़ मिलती, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ वो आपको उतनी देनी होंगी जितने अपने डिफेंडेंट उसमें अपने प्लांट्स में बनाए। जैसे कि आपका ने कोई दावा किया है, उसमें डिफेंडेंट हैं 4 4 डिफेंडेंट हैं, तो आपको 4 नंबर ऑफ़ कॉपीज़ प्लांट की दावे की उसमें लगानी होगी, कि जो भी डिफेंडेंट उस फाइल में उस केस में प्रेजेंट हो उसको उस फाइल के दावे की प्लांट की कॉपी उसको मिल सके। इससे ये होगा, इसमें आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि होता ये है आपने डिफेंडेंट हैं 4, आपने सिर्फ 2 की लगाई है, तो जब वो केस में अपीयर होंगे तो उन 2 को मिलेगी कॉपी, और जो रेस्ट ऑफ 2 है उनको नहीं मिल पाएगी। तो कोर्ट फिर उनको टाइम देगी आपको कि आप उनको कॉपी दें, तो उसमें 1-2 डेटें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, जिसमें आपका प्रोसीजर ऑफ केस लेट हो सकता है। तो आप कोशिश ये कीजिए जितने नंबर ऑफ़ डिफेंडेंट्स बनाएं, प्रतिवादी भी रखें, उतनी कॉपी उसमें मेंशन जरूर करें फाइल में। ये चीज़ होती है। अब आखिरी जो है एक पॉइंट और है जो छूट सकता था, इम्पॉर्टेंट मोस्ट है, बार्ड बाय लॉ। बार्ड बाय लॉ क्या होता है? बार्ड बाय लॉ क्या होता है? जो लॉ से बार्ड रहे, जैसे कि कोई टाइम पीरियड आपका मेंशन्ड है लॉ में, और उस टाइम पीरियड के बाद 3 साल 4 साल किसी भी केस में मेंशन्ड है, अगर आप उस टाइम पीरियड के बियॉन्ड जाते हैं तो वो केस आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे कि आपको किसी से आपने उधार दिया, किसी को पैसे दिए, उससे लेने हैं, तो उसका है 3 साल का टाइम पीरियड है। लिमिटेशन एक्ट्स, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट्स, इन सब में मेंशन किया गया है स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और उस 3 साल के पीरियड में आप वो केस नहीं करते हैं तो आपका केस अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। ये 4 कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए।
और भी ऐसे लॉ के रिगार्डिंग नॉलेज के लिए, केस को प्रैक्टिस के रिगार्डिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।